अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज की जो वीडियो है वो 28 और 29 मार्च डेंटल एनली प्रीवियस MCQs की आज पार्ट 3 है। मेन तीसरी वीडियो है जिसमें हम 50 MCQs डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो 28 और 29 मार्च की मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है, हर एक में मैंने 50-50 MCQs डिस्कस किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज हम पार्ट 3 में 50 MCQ डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट 4 में हम 50 MCQ डिस्कस करेंगे। इस तरह हमारे साथ 200 MCQ हो जाएंगे। उसके अलावा जो है हमारे साथ जो 26 और 27 मार्च के MCQs मैंने ऑलरेडी अपलोड किए है मेरे यूट्यूब चैनल पे। डेंटल एनली प्रीवियस MCQs के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर आपने लास्ट ये जो 7-8 दिन में अगर आप उनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको शॉर्ट वीडियोस में रिमूवेबल पार्शियल डेंचर का कंप्लीट रिपीट रिवीजन कोर्स मिलेगा। उसके बाद कंप्लीट डेंचर का आपको मिलेगा। उसके बाद ओरल मेडिसिन का और पेरियो का, और उसके अलावा डेंटल थेरापेटिक्स का, ऑपरेटिव का। आप जाओ मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट जो सेक्शन है वहाँ पे क्लिक करो तो वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट में वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आप ये वीडियोस इस 7-8 दिन में देखो तो आपका इंशाल्लाह एनएलई क्लियर हो जाएगा। और ये जो पास्ट MCQs है ये आप सब सारे करें तो इंशाल्लाह आपका एनएलई क्लियर हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे MCQs नंबर 101। वो क्या है? स्टेज 4 कैंसर। अब ये जो क्वेश्चन आया है ये ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का है, जिसमें TNM जो स्टेजिंग है कैंसर की उसके बारे में बात की गई है, स्टेज 4 कैंसर की, जिसमें हमारे साथ T से मतलब है ट्यूमर साइज, N से मतलब है लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट और M से मतलब है मीटास्टेसिस। ठीक है, तो ये स्टेज 4 जो TNM स्टेजिंग है ये आपने ज़रूर पढ़ना है कि स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या है, स्टेज 3 में क्या है, स्टेज 4 में क्या है। और जैसे कि M1 मतलब मेटास्टेसिस है, M0 मतलब नो मेटास्टेसिस, और उसके बाद T2 मतलब अगर ट्यूमर साइज जो है वो 1 से लेकर 2 mm तक हो लेकिन 4 mm से कम हो। तो इस तरह सारे। अब N1 से क्या मुराद है, N2 से क्या मुराद है, जिसमें रीजनल लिम्फ नोड है, ये सारे आपने देखने हैं, फिर यूनिलेटरल है, बायलेटरल है, ये सब आपने पढ़ना है। दूसरा हमारे साथ है, दूसरा जो MCQs है 102 नंबर, वो है काजेज ऑफ डिसलॉजमेंट ऑफ अमलगम फिलिंग ऑन डिस्टल कैनाइन इज ड्यू टू लेक ऑफ। अब आमतौर पर अमलगम की जो फिलिंग है वो हम डिस्टल सरफेस ऑफ कैनाइन पे करते हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। अब वो कहता है कि वो डिसलॉज हुआ वहाँ से, उसकी वजह क्या है, कौन सा फॉर्म की वजह से, रिटेंशन फॉर्म, आउटलाइन फॉर्म और कन्वीनियंस फॉर्म। सबसे पहले आउटलाइन फॉर्म किसे कहते हैं? आउटलाइन फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें जहाँ तक टूथ में केरीज हो, जहाँ तक हमने टूथ को एक्सटेंड करना है, मतलब कितनी कैविटी का साइज़ बनाना है, वो आउटलाइन फॉर्म है। दूसरा कन्वीनियंस फॉर्म वो फॉर्म है जो हमें जिसमें हमें आसानी हो इंस्ट्रूमेंट प्लेस करने में और डायरेक्ट जो है वो कैविटी को देखने में, और वहाँ इरिगेशन वगैरह में हमारे लिए कोई जो है प्रॉब्लम ना हो, तो ये कन्वीनियंस फॉर्म। लेकिन ये न तो आउटलाइन फॉर्म की वजह से न कन्वीनियंस फॉर्म की वजह से डिसलॉजमेंट हुआ है, ये रिटेंशन फॉर्म की वजह से ये डिसलॉज हुआ है कि रिटेंशन फॉर्म हमारा सही नहीं है जो मटेरियल को वहाँ डिसलॉजमेंट से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हमारे साथ है तीसरा जो 103 नंबर जो MCQ है वो कहता है कि टूथ विद नो पेन। टूथ है उसमें पेन नहीं है लेकिन नो रिस्पॉन्स ऑन परकशन। टूथ में पेन भी नहीं है लेकिन जब हमने पल्प मोटिलिटी टेस्ट हम करते हैं, यानी नो रिस्पॉन्स ऑफ परकशन एंड पाल्पेशन, पल्प मोटिलिटी टेस्ट के नहीं, जब हमने टूथ को परकस किया और पाल्पेट किया, मतलब आपने उसकी परकशन की किसी मतलब इंस्ट्रूमेंट से आपने उसको परकस किया, तो टूथ का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, नो रिस्पॉन्स ऑन परकशन एंड पाल्पेशन। तो उसका डायग्नोसिस पूछ रहा है, यानी टूथ में पेन नहीं है, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो रिस्पॉन्स परकशन पे भी नहीं है, पाल्पेशन पे भी नहीं है। तो डायग्नोसिस क्या हो सकता है? डायग्नोसिस ये हो सकता है कि टूथ में पेन नहीं है और उसके अलावा जो है वो परकशन और पाल्पेशन पे भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो हम पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे। अगर
अगर पेशेंट की प्रीवियस उसको कोई स्वेलिंग हुआ है कोई इसी टीथ में, ठीक है, प्रीवियस कोई पेन वगैरह हुआ है तो ये नेक्रोटिक पल्प हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि टूथ में जो है वो एक्सरे वगैरह करके, रेडियोग्राफ वगैरह करके वहाँ देखेंगे कि टूथ की मतलब फिर टूथ साउंड हो सकता है, ठीक है, या तो नेक्रोटिक हो सकता है या साउंड हो सकता है, क्योंकि न पेन है और ना परकशन और पल्पेशन पर रिस्पॉन्स है। तो ये या तो साउंड टूथ होगा या नेक्रोटिक होगा। लेकिन अगर हम पास हिस्ट्री पूछेंगे तो अगर प्रीवियस कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, स्वेलिंग वगैरह हुआ है, फिर उसे मेडिसिन वगैरह ले, तो ये नेक्रोटिक फल के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है सिम्प्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस सिनेरियो आया था। अब सिम्प्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस क्या है? अब जो एक है रिवर्सिबल पल्पाइटिस, एक है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। रिवर्सिबल पल्पाइटिस में क्या हो जाता है कि ये रिवर्स हो सकता है, और इसमें ये है कि पेशेंट को हॉट एंड कोल्ड पे पेन होगा, लेकिन जब स्टिमुलाई रिमूव करेंगे तो पेन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये है ये है रिवर्सिबल। लेकिन इरिवर्सिबल में एक हमारे साथ जो है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में एक सिम्प्टोमेटिक एक नॉन सिम्प्टोमेटिक। अब यहाँ पे सिम्प्टोमेटिक पूछता है, इसमें पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को पेन होता है, और पेशेंट का पेन जो है वो सेकंड्स तक नहीं होता है, वो मिनटों तक होता है, वो घंटों तक होता है, कभी कभी पूरे रात वो सो नहीं सकता है पेशेंट। उसके अलावा जो है पेशेंट कहता है जब मैं लेटता हूँ तो पेन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पल्प की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और वहाँ प्रेशर बढ़ जाता है। और क्यों पेन होता है पल्पाइटिस में? क्योंकि हमारा जो टूथ की जो वाल है पल्प के गिर्द, वो वहाँ पे हर तरफ बोन है। जब वहाँ स्वेलिंग होती है तो वो क्या हो जाता है, प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो वो पल्प एक्सपेंड नहीं हो सकता है। इर्द गिर्द टीथ है, कैविटी है, जिसकी वजह से प्रेशर पल्प पे पड़ता है, वो एक्सपेंड करना चाहता है लेकिन नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से पेन होता है। नेक्स्ट हमारे साथ ये हुआ सिम्प्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, और इसमें आरसीटी जो है वो करना ही है, ट्रीटमेंट आरसीटी है। नेक्स्ट हमारे साथ है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के सिनारियो होता। और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में क्या होता है, इसमें शार्प लेसिनेटिंग पेन होता है और एपिसोडिक पेन होता है। और इसमें हमारे साथ क्या होता है, इसमें ट्रिगर पॉइंट होता है, जैसे लिप्स के साथ, बक्सिनेटर मसल के साथ, इस एरिया में ट्रिगर पॉइंट होता है, उसको टच करोगे तो पेन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हमारे साथ स्पाइनल एनेस्थीसिया कंट्राइंडिकेशन क्या है कि अगर स्पाइनल एरिया में वहाँ पे इन्फेक्शन हो तो, या ऑलरेडी जो है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो, आपने एनेस्थीसिया भी दे दिया तो बेड़ा गर्क कर दिया, तो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन हो तो स्पाइनल एनेस्थीसिया कंट्राइंडिकेशन है। नेक्स्ट हमारे साथ है कंजेनिटल मैंडिबुलर माइक्रोग्निथिया है। तो ये कौन सी ब्रेकियल आर्च की फ्यूजन की फेल होने की वजह से हो सकता है? ये हमें पता है कि मैंडिबल और मैक्सिला किस आर्च से डेवलप होते हैं, फर्स्ट मैंडिबुलर आर्च से। नेक्स्ट 108 पे हमारे साथ जो क्वेश्चन है वो है कैल्सिफाइड कैनाल मैनेजमेंट। अब टीथ कैनाल कैल्सिफाइड है, कैसे मैनेज करेंगे? इसके लिए हम EDTA यूज़ करेंगे। वो क्या करता है, वो वहाँ डेंटिन को सॉफ्ट कर देता है, इस तरह पर हम उसकी फाइलिंग करके कैल्सिफाइड कैनाल को हम मतलब वो कैल्सिफिकेशन को हम रिमूव कर सकते हैं EDTA की मदद से। नेक्स्ट हमारे साथ है कि रेनुला या स्वेलिंग जो सबमैंडिबुलर रीजन में है, उसके लिए हम कौन से रेडियोग्राफ करेंगे? क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू लीजन है, इसके लिए हम MRI या CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे साथ 110वें नंबर पर क्वेश्चन है लुडविग इंजाइना सिनेरियो। अब लुडविग इंजाइना में क्या होता है, इसमें हमारा सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल जो स्पेसेस होते हैं ये दोनों बायलैटरली इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसमें ये हमारे चेस्ट की तरफ भी आ सकता है, जिसमें सांस जो है वो पेशेंट का सांस लेना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और इसमें होता है कि और सिम्टम्स में ये होता है कि इसमें टंग एलिवेटेड होता है, ठीक है। तो लुडविग इंजाइना की सिनेरियो आया था। नेक्स्ट है कि पेशेंट जो है वो यानी पेशेंट आपके पास आया, उसने एक्सट्रैक्शन किया, अब एक्सट्रैक्शन के बाद उसको ब्लीडिंग है, पोस्ट एक्सट्रैक्शन ब्लीडिंग है। वो किस तरह स्टॉप होता है कि आपने बकोलिंगुअल जो प्लेट है वो उसके आपने कंप्रेशन की, तो अब वो स्टॉप हुआ। अब वो ये क्यों पोस्ट एक्सट्रैक्शन ब्लीडिंग होता है वहाँ, क्योंकि अगर ट्रॉमेटिक एक्सट्रैक्शन हो तो वहाँ सॉफ्ट टिश्यू की वजह से हो सकता है, वहाँ जो है वो उस बोन की वजह से हो सकता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट कैनाल, ब्लड वेसल वहाँ से
ये हो सकता है। नेक्स्ट हमारे साथ 112वें नंबर पर क्वेश्चन है कि कैनाइन स्पेस जो है वो एंड अप इन्वॉल्विंग एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, कैवर्नस साइनस। ठीक है, तो ये अपने कैनाइन स्पेस की क्या बाउंड्रीज है ये सारे अपने देखने हैं, और ये जो स्पेस इन्फेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे साथ है ओस्टियो रेडियो नेक्रोसिस। ये क्या है? ओस्टियो मीन बोन, रेडियो मीन रेडिएशन, नेक्रोसिस मीन कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन इफेक्ट हुआ, ब्लड सप्लाई कम हुई। ठीक है, अब ओस्टियो रेडियो नेक्रोसिस क्या है? जब हम किसी जगह पे बोन पे हम रेडिएशन अप्लाई करते हैं तो वहाँ नेक्रोसिस होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से रेडिएशन की वजह से वो एरिया डैमेज होता है और वहाँ नेक्रोसिस होती है बोन में, जिसे कहते हैं ओस्टियो रेडियो नेक्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमन टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन मेथड पाकिस्तान में कौन से है? वो हमारे साथ है मतलब टूथ पेस्ट या टूथब्रश की सूरत में ही हम टॉपिकल जो फ्लोराइड एप्लीकेशन करते हैं वो पाकिस्तान में ही मेथड है। नेक्स्ट हमारे साथ है केरीज ऑन अक्लूजल कस्प मैनेजमेंट विद, यानी टूथ का जो अक्लूजल कस्प है वहाँ पर केरीज किस तरह मैनेज करेंगे वो हम देखेंगे कि अगर पेशेंट की हेवी अक्लूजन है, मतलब ब्रोक्सिज्म का पेशेंट है, तो वहाँ तो हम अमलगम से करेंगे। लेकिन अगर हेवी अक्लूजल लोड नहीं है तो फिर हम बेस्ट मटेरियल वो है कंपोजिट से हम अक्लूजल कस्प की बिल्डअप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लेसमेंट एक्सटर्नल रूट रिजर्प्शन के लिए। अब हमारे साथ है कि एक्सटर्नल रूट रिजर्प्शन है कि इंटरनल रूट रिजर्प्शन। अब जो इंटरनल रूट रिजर्प्शन होता है उसका काज जो है वो इनसाइड द पल्प, इनसाइड द टूथ होता है, मतलब पल्प होता है। वो जो एक्सटर्नल रूट रिजर्प्शन का जो काज है वो पेरोडेंशियम से होता है। और इंटरनल रूट रिजर्प्शन में आपको रेडियोग्राफ में जो कैनाल है उसका इनसाइड जो है वो कैनाल का इनसाइड जो है वो पल्प स्पेस जो है जहाँ पल्प पड़ा हुआ है कैनाल के अंदर वो वाइड दिखाई देगा इंटरनल रूट रिजर्प्शन में। जबकि एक्सटर्नल रूट रिजर्प्शन में जब एक्सटर्नल रूट रिजर्व होता है तो आपको जो पीडियल स्पेस है बिटवीन टूथ एंड बोन वो आपको वाइड दिखाई देगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल रूट रिजर्प्शन जब होती है तो हम आरसीटी करते हैं और वहाँ टूथ के अंदर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लेस करते हैं। वो वहाँ पे एक कैल्सिफिक बैरियर, यानी वो वहाँ पे एक कैल्सिफाइड मास बना देता है, दोबारा टूथ को बना देता है। ठीक है, तो इसलिए हम प्लेस करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लेसमेंट पर एक्सटर्नल रूट रिजर्प्शन। नेक्स्ट है इंटरनल रूट रिजर्प्शन सिनेरियो। वो मैंने आपको समझा दिया कि इंटरनल रूट रिजर्प्शन में जो है वो उसका काज इनसाइड द टूथ है, मतलब पल्प के अंदर है, और उसके अंदर जो है यानी वो यही पल्प के अंदर मतलब यही रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पल्पेटस है, और वहाँ पे पल्प का जो स्पेस है वो इनसाइड जो कैनाल जो पल्प स्पेस है वो वाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवल्स टूथ कम्प्लीटली वो अवल्स हुआ तो सेफ टाइम क्या है कि उसको सॉकेट के अंदर हम री इम्प्लांट करें? वो है 20 से 30 मिनट के अंदर कोशिश करें कि हम उसको री इम्प्लांट करें। अगर हम री इम्प्लांट नहीं कर सकते हैं तो फिर हमने उसको स्टोर करना है एक यानी ऐसे मीडिया के अंदर जो वहाँ रूट के ऊपर जो पीडियल के जो सेल्स है वो मतलब उसकी प्रोटेक्शन हो, वो डैमेज ना हो। कंप्लीट मैंने एक वीडियो अपलोड की है, 40 मिनट की वीडियो है जिसमें पूरा ट्रामा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंप्लीट 1 by 1 मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो देखें। उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन सिनेरियो आया था कि ट्रांसप्लांट किस तरह करेंगे। ठीक है, यानी ट्रांसप्लांटेशन ये है कि कोई आर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी के ट्रांसप्लांटेशन की। ठीक है, तो वो उसमें क्या होगा, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा होंगे, फिर हमने साइक्लोस्पोरिन देना है ताकि वो हमारे इम्यूनिटी को कम करें। ठीक है, ये सारा सिनारियो आया था। ठीक है, और उसमें फिर इम्यूनिटी कम होगी साइक्लोस्पोरिन की वजह से, फिर हमारे साथ जो है वो ड्रग इंड्यूस्ड जिंजावल इन्लार्जमेंट होगी। इस तरह के सिनारियो था। नेक्स्ट हमारे साथ है कि ये 2 क्वेश्चन 120 और 121 मैंने इससे पहले जो वीडियो है पार्ट 2 में, ये पार्ट 3 है, उसमें मैंने अपलोड की डिस्कस किया है, जिससे हमारे साथ पब्लिक हेल्थ सर्वे जब हम करते हैं उसकी 4 स्टेजेस में मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ 122 नंबर पर है कि ड्यूरेशन पर हैंड वॉशिंग कितना टाइम है? कम से कम एटलीस्ट ड्यूरेशन जो हाथ आपने वॉश करने हैं वो 20 सेकेंड है। नेक्स्ट अप्लायंस फॉर पोस्टीरियर क्रॉस बाइट। अगर पोस्टीरियर क्रॉस बाइट है तो उसके लिए क्या अप्लायंस है? पोस्टीरियर क्रॉस बाइट के मतलब है
आमतौर पर हमारे मैक्सिलरी टीथ यानी अब जो पोस्टीरियर क्रॉसबाइट का क्या मतलब है कि हमारा मिक्सिला जो है वो मतलब पैलेटली वो शॉर्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो मैक्सिलरी टीथ है वो मैंडिबुलर के लिंगुअली आ रहे हैं। तो इसमें हमने आर्च एक्सपेंशन करनी है, इसके लिए हमने कॉफिन स्प्रिंग और क्वार्ट्ज हेलिक्स अप्लायंस हमने देने हैं आर्च एक्सपेंशन के लिए। नेक्स्ट है ओरल सब म्यूकस फेब्रोसिस मेलिग्नेंसी टर्निंग परसेंटेज। ये मैंने वीडियो अपलोड की है, आपने देखना है। ओरल सब म्यूकस फेब्रोसिस की ओरल मेडिसिन की प्लेलिस्ट में है, 4-5 मिनट की वीडियो है, ये आपने देखना है। इसमें जो है वो 7 से 30% जो चांसेस है ओरल सब म्यूकोसल फेब्रोसिस की कि वो एक कैंसर में मेलिग्नेंट कंडीशन में चेंज हो सकता है। उसकी परसेंटेज कितना है? मेलिग्नेंसी टर्निंग परसेंटेज जो है वो 7 से 30% है। नेक्स्ट है पेलिकल फॉर्मेशन बेस्ड सिनेरियो। अब जो प्लाक बनता है, कैलकुलस बनता है, यानी प्लाक से पहले हमारे साथ जब हमने मतलब खाना खाया, ब्रश नहीं किया, तो क्या होता है वहाँ पे एक वाइट चीज़ी मटेरियल ऐड हो जाता है जिसे कहते हैं मटेरिया अल्बा, जिसका एक स्मेल होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर फिर क्या होता है, फिर जब हम 24 आवर तक ब्रशिंग नहीं करते तो वहाँ पे हमारा जो स्लाइवा है वहाँ से ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह आ जाते हैं, टीथ पे अटैच हो जाते हैं और वहाँ पर फिर उसके साथ बैक्टीरिया अटैच होते हैं और इसे कहते हैं पेलिकल, ठीक है। किससे बनता है? हमारे स्लाइवा की ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह से। तो ये पेलिकल फॉर्मेशन बेस्ड सिनेरियो। नेक्स्ट रिस्टोरेशन अपीयर विद सेम कलर इन अ सिंगल डेंटल लाइट काजेस की रिस्टोरेशन है आप विद सेम कलर, ठीक है, इन सिंगल डेंटल लाइट। उसकी क्या काजेस है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है जो हमारे साथ डिफरेंट यानी शेड वगैरह है वहाँ पे आपने ये पढ़ना है। और इसके अलावा जो हमारे साथ क्रोमा है, इस तरह के जो कलर के जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, जो टॉपिक है, इसको आपने डिटेल में पढ़ना है कि रिस्टोरेशन जो सेम कलर में सिंगल डेंटल लाइट में अपीयर होता है उसकी क्या वजह है, उसकी जो है वो फ्लोरोसेंस वगैरह सब चीज़ें आपने देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्योंकि ये टॉपिक, इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है ये मैंने रिसेंटली जो है वो पढ़ा नहीं है, रिवाइज किया नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपने खुद देखना है, ठीक है। नेक्स्ट ये है नॉन कैरियस सर्वाइकल लीजन सिनेरियो आया था। नॉन कैरियस सर्वाइकल लीजन जो है वो हमारे साथ यहाँ पे मेनली अब प्रेक्शन आया था, ठीक है। जो अब प्रेक्शन जो हेवी अक्लूजल स्ट्रेसेस फोर्सेस वगैरह की वजह से मेनली होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो वाइट स्पॉट जो है वो प्री मोलर पर है, अब ट्रीटेड विथ फ्लोराइड। वाइट स्पॉट थे यानी इनिशियल कैरीज एक्टिविटी, इंसिपिएंट लीजन था, ट्रीटेड विथ फ्लोराइड। अब फ्लोराइड आपने उस पर अप्लाई किया, लेकिन अपीयर्स ब्लैक आफ्टर मंथ्स, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो एरिया ब्लैक हुआ। क्यों? क्योंकि हमने फ्लोराइड बहुत ज़्यादा अप्लाई किया, जिसकी वजह से वहाँ फ्लोरोसिस हुआ, इसलिए वो एरिया ब्लैक दिखाई दिया, डार्क दिखाई दिया। मैनेजमेंट क्या है? वही जो फ्लोरोसिस की मैनेजमेंट है, जैसे कि ब्लीचिंग है, माइक्रो अब्रेजन है, मैक्रो अब्रेजन है, वो सारा इसका ट्रीटमेंट है। तो ये क्वेश्चन भी हुआ। नेक्स्ट हमारे साथ है नेक्रोटिक टूथ मैनेजमेंट। टूथ नेक्रोज है, मैनेजमेंट क्या है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्या है? कंट्राइंडिकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक स्केलिंग। कहाँ कंट्राइंडिकेटेड है? वो पेशेंट जिसने पेस मेकर लगाया है हार्ट में, तो उसके साथ ये जो अल्ट्रासोनिक स्केलिंग है ये वहाँ पे कंट्राइंडिकेटेड है। और इसमें जो हमारे साथ पल्प टेस्टिंग वगैरह है वो भी कंट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये वहाँ उसके साथ करंट मैच करता है। नेक्स्ट हमारे साथ है क्यूरेट पर रूट डिब्रेटमेंट। रूट डिब्रेटमेंट के लिए जो क्यूरेट है वो मैंने इससे पहले वीडियो में अपलोड किया था, जिसमें यूनिवर्सल भी है और एरिया स्पेसिफिक भी है। दो किस्म के यूनिवर्सल हर टीथ के लिए यूज़ करते हैं, एरिया स्पेसिफिक जो है वो हर टीथ के फिर हर सरफेस के लिए, जिसमें हमारे साथ हर टीथ के अलग अलग आते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है पेरियो स्केल्पल सिनेरियो। ये भी मैंने
इससे पहले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि जिंजावेक्टोमी के लिए हम कौन सा स्केलपल यूज़ करते हैं, पेरियो में कौन सा नंबर है, वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हमारे साथ है टूथ विथ ट्रामा हिस्ट्री। टूथ आया, आपके पेशेंट आया, उसका टूथ उसको ट्रामा हुआ है। सोंड ऑन टेस्टिंग, लेकिन टेस्टिंग आपने की बिल्कुल सोंड है, मतलब पल्पाइटल है विद डिस्कलरेशन, लेकिन डिस्कलरेशन भी है, वहाँ पे ब्लीडिंग हुआ है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट हमने इसकी ये देखना है कि टूथ ट्रामा के साथ आया है लेकिन टूथ वाइटल है विद डिस्कलरेशन है। तो मैनेजमेंट ये है कि हम देखेंगे कि उसका पल्प एक्सपोजर कितना हुआ है, ठीक है। उसका एक्सपोजर कितना हुआ है कि हमने डायरेक्ट पल्प पे किपिंग करना है, इनडायरेक्ट पल्प किपिंग करना है, या हमने जो है वो पल्पोटोमी करनी है या पल्पेक्टोमी करनी है, या सारा आपने देखना है। नेक्स्ट है अब्सेस सिनेरियो मैनेजमेंट क्या है? अब अब्सेस पे लोकलाइज कलेक्शन आपके पास होता है। अब्सेस की सिनेरियो मैनेजमेंट ये है कि अगर एक्यूट पेरियोडोंटल अब्सेस है तो टूथ को एक्सट्रैक्ट करो ताकि वहाँ से पस ड्रेन हो जाए, वहाँ प्रेशर रिलीव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है एडसॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड। ये दोनों को क्या कहते हैं? इस दोनों को कहते हैं सॉर्प्शन, SORPTION। सॉर्प्शन क्या है? एडसॉर्प्शन क्या है? एक एब्जॉर्प्शन क्या है? एडसॉर्प्शन क्या मतलब है कि एक सरफेस पर एक मटेरियल एड हुआ, ये एडसॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है कि एक सरफेस पर मटेरियल एब्जॉर्ब हुआ है, ये एब्जॉर्प्शन। लेकिन दोनों को मिल करके कहते हैं सॉर्प्शन, SOR। यानी इन दोनों से AD और AB निकालो तो सॉर्प्शन ही रहेगा, SOR। नेक्स्ट है मटेरियल जो हम इम्प्रेशन के लिए यूज़ करते हैं बायलैटरल डिस्टल एक्सटेंशन रिमूवेबल पार्शियल डेंचर के लिए, वो मेनली हम हाइड्रोकोलाइड यूज़ करते हैं जिसमें अगार और एल्जिनेट है। नेक्स्ट हमारे साथ है इंटीरियर ओपन बाइट सिनेरियो मैनेजमेंट क्या है? इंटीरियर ओपन बाइट की मैनेजमेंट ये है कि हम देखते हैं अगर मतलब मिक्स डेंटेशन है, छोटा बच्चा है, तो उसमें हम कौन सा करते हैं, ठीक है। यानी उसमें हम देखते हैं कि अगर एज कम है पेशेंट का तो हम क्या करेंगे, अगर अडल्ट पेशेंट है तो उसमें हम क्या करेंगे। अब जब चाइल्ड में हमने मेनली ऑर्थोपेडिक जो अप्लाइंसेस है उसमें हमने रिवर्स पुलेट गियर यूज़ करना है, और अडल्ट में हम ब्रेसेस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है जिसमें हम एक्सट्रूजन अपडेट करते हैं, और उसके अलावा हमने बाइट ब्लॉक भी यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम इलास्टिक भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ कंट्राइंडिकेशन ऑफ रिमूवेबल पार्शियल डेंचर क्या है? अगर एक दो टीथ मिसिंग है तो हम फिक्स पार्शियल डेंचर लगाएंगे, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है कार्सिनोमा पैरोटिड ग्लैंड की सिनेरियो थी कि अगर पैरोटिड ग्लैंड में जो कार्सिनोमा है उसके बारे में सिनेरियो थी, वो आपने देखना है। नेक्स्ट है टोरस पैलेटिनस मैनेजमेंट क्या है? जो हमारा पैलेट है वहाँ पे जो टोरस बन जाता है, टोरस पैलेटिनस की मैनेजमेंट है कि अगर स्मॉल है तो वहाँ डेंचर एरिया को हम रिलीफ देंगे, डेंचर को रिलीफ देंगे, अगर लार्ज हो तो हमने उसको सर्जिकल रिमूवल करना है। नेक्स्ट है स्वेलिंग ऑफ मैंडिबुलर रेमस। जो मैंडिबुलर रेमस है ये इस एरिया पर स्वेलिंग है। ऑप्शन पर डायग्नोसिस इसमें मेनली हमारे साथ इस एरिया पर जो है वो ओडोटोजेनिक केराटोसिस्ट है, ठीक है। तो इसमें हम सिस्ट की जो है हम फ्लूइड वगैरह भी लेते हैं, उससे हम देखते हैं, और इसके अलावा हम रेडियोग्राफ वगैरह भी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है अब सिस्ट अगर हो तो उसमें दोनों जो प्लेट है उसकी एक्सपेंशन होती है, ठीक है। और उसके अलावा सिस्ट जो है वो रूट की रिजॉर्प्शन वगैरह नहीं करता टूथ की, जबकि अगर वहाँ ट्यूमर हो तो वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेयरिंग टेक्निक पर कंपोजिट। क्लास 2 कैविटी प्रिपरेशन में जो हम लेयरिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, वो लेयरिंग टेक्निक में हम एक लेयर कंपोजिट का अप्लाई करते हैं, फिर दूसरा अप्लाई करते हैं, फिर तीसरा अप्लाई करते हैं। इसमें हमारे साथ डिफरेंट टेक्निक है, जिसमें हमारे साथ तो वर्टिकल टेक्निक भी, हॉरिजॉन्टल या उसको स्प्लिट टेक्निक भी कहते हैं। तो ये टेक्निक्स आपने पढ़ने हैं कि कौन कौन सी टेक्निक हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वाई कंपोजिट प्रिफर्ड ओवर अमलगम। अमलगम के ऊपर कंपोजिट को हम क्यों प्रेफर करते हैं? इसलिए कि कंपोजिट की एस्थेटिक बहुत अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसमेटल एंजाइना मैनेजमेंट में हम वही क्या यूज़ करते हैं, हम नाइट्रेट यूज़ करते हैं, सबलिंगुअल जो नाइट्रोग्लिसरीन है। उसके अलावा जो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफिडिफिन वगैरह हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है सिफ्रोफ्लोक्सिसिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया की DNA रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है, ये वहाँ जो गायरेज है एंजाइम वगैरह को ये इनहिबिट करता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे साथ ड्रग जो ज़ीरोस्टोमिया काज करते हैं, उसमें तो हमारे साथ जो डिफरेंट ड्रग्स हैं, इसमें एंटी साइकोटिक्स भी है, जिसमें हमारे साथ जो है वो एंटी डिप्रेसेंट भी है, जैसे कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, और इसके अलावा एमिट्रिप्टिलिन वगैरह, और इसके अलावा इसमें जो है वो जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, ये सारे वो ड्रग्स है जो ज़ीरोस्टोमिया काज करते हैं। तो ये हमारे साथ आज की वीडियो में इतना। नेक्स्ट पार्ट 4 में हम 140 से लेकर के 200 तक नेक्स्ट जो 50-55 MCQs वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर पहली बार आए हो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर अब 5 सब वीडियोज़ जो है वो डेंटिस्ट्री के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्लिनिकल प्लस थ्योरी के आपको अवेलेबल है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।